ड्राफ्टिंग वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज हम कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चैप्टर के क्लास नंबर 3 में हैं, है ना। ये चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आराम से आएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम धीरे धीरे हौले हौले कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को खत्म करने में लगभग 4 क्लासेस का टाइम लगने की उम्मीद है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इट्स द 3rd क्लास, और 1 क्लास अभी और होगी। तो सब मिला के 4 क्लासेस में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इस चैप्टर का नाम लीजिए और बताइए कौन सा चैप्टर हमने ड्राफ्टिंग में स्टार्ट किया हुआ है। तो सर, हमने ड्राफ्टिंग में स्टार्ट किया हुआ है कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। एक बार और चैप्टर का नाम लो, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब जल्दी से मुझे बताइए कहां तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर में कहां तक पढ़ चुके हैं, है ना। बीच में थोड़ा गैप हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा भूल भी गया होगा कि इस चैप्टर में हम कहां तक पढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें पढ़ना है, ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम 2 क्लासेस में काफ़ी कुछ कवर अप कर चुके हैं, और हमें लगता है कि आज हमें पढ़ना है पीछे से। ये देखिए, मुझे लगता है यहाँ से पढ़ना है। अब जल्दी से याद कर लो कि हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहां से पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जैसे जैसे मैं टिक मारूं ऐसे ऐसे आप भी टिक मारा करो। आप टिक मारोगे तो फिर आपके लिए वो बढ़िया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जल्दी बताओ आज हम क्या पढ़ने वाले एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो हम पहले से ही कर रहे थे, ये तो हम पहले से कर रहे थे। नहीं नहीं, एक्चुअली पहले पहले से हम जितना पढ़ रहे थे ना, दैट वर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज ठेका। ठेका आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेका होता है, सुना है? ठीक है जी। ठेका का मतलब शराब का ठेका नहीं, ये भगवान, इन लोग का तो दिमाग ही। अरे ठेका का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेका का मतलब एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट। जैसे रोड बनाने का ठेका होता है ना, पार्क बनाने का ठेका होता है, बिल्डिंग बनाने का ठेका होता है, रेलवे ट्रैक बिछाने का ठेका होता है ना, सीवर लाइन बिछाने का ठेका होता है, गलियां बनाने का ठेका होता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपने सुना होगा सरकार, ज़्यादातर सरकार जो सरकारी काम होते हैं वो सब ठेके पे होते हैं। ऐसे तो आजकल प्राइवेट टेंडर्स भी होते हैं, तो प्राइवेट भी बहुत सारे काम ठेके के ऊपर होते हैं। तो ये जो एग्जैक्टली ठेका से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट यहीं पर होता है। इसलिए यहाँ से अब हम जो पढ़ेंगे, मतलब आज की जो पूरी हमारी क्लास रहेगी, दैट विल बी कंसंट्रेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? ठेका। ठीक है जी। ठेका कौन लेता है? ठेकेदार। ठेका कौन देता है? तो जिसको भी काम करवाना है। अगर सरकार को रोड बनवाना है तो सरकार एक पार्टी हो जाएगी, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर दूसरा पार्टी हो जाएगा। आप प्राइवेट पार्टी हैं, आपको अपनी बिल्डिंग बनवाना है, बिल्डिंग बनवाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो आप बिल्डिंग बनवाने वाले हैं, आप हो गए एक पार्टी, और जो ठेकेदार आपके बिहाफ पर आपका बिल्डिंग बना के देगा दैट विल बिकम द सेकेंड पार्टी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, तो अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी में लिख लिया ना ठेका आपने? यस। चलो अब ध्यान से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे जनरली उसमें ये क्लॉज तो लिखा ही हुआ होता है, एंड वो क्लॉज होता है कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर। और साफ साफ लिखा रहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, वो सब के सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। मैंने आपको बता दिया, जनरली ऐसा लिखा होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में भी हो सकता है, और भी भाषाओं में हो सकता है, पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इंग्लिश को लेके थोड़ा सा लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। और आप देखते हैं जो जुडिशियल सिस्टम चलता है इंडिया का, उसमें भी इंग्लिश बहुत हद तक यूज़ होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये लाइन लिख देते हैं कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सब किस में होगा एग्जैक्टली? इंग्लिश में होगा। ऐसा ही जनरली लिखते हैं। चलिए जी, उसके आगे अब आता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है जी। आइए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा? एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज होंगे। ये तो आप जानते ही हैं।
जिसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, मेन लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने लिखा है। ये तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज के बारे में दो बातें मोटे मोटे तौर पे लिखी रहती हैं। एक तो टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप एंड सेकेंड द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टी। क्लियर है जी? चलिए जनरली क्या क्या लिखा होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जनरली आपका लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली क्या क्या होता है। तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली आपको एक तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट ही बोलोगे। उसके बाद बहुत बार बाद में हम जोड़ते हैं कुछ, उसको एडेंडम कहते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क तो लिखा ही हुआ होगा, जनरल कंडीशंस लिखे हुए होंगे, स्पेशल कंडीशंस लिखे हुए होंगे, बिल ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे अभी हम, शेड्यूल होता है लास्ट में, बजट के बारे में होता है कि कितना बजट है, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन मतलब ड्राइंग का मतलब नक्शा, लिख लीजिएगा हिंदी में, ड्राइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, नक्शा। उसके बाद इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बॉन्डिंग गारंटी रिक्वायरमेंट मतलब बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि अगर तुम नहीं किए और उससे हमें लॉस हुआ तो तुम्हें इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। और बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो ये जनरली कुछ कंटेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करोगे उसके जनरली इतने क्या होंगे, आपके कंटेंट हो सकते हैं। सब मिला कितने कंटेंट एग्जैक्टली, 12। तो सब मिला के 12 कंटेंट हो सकते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देख लीजिएगा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जैसे जैसे मैं साथ साथ नोटिंग करता जा रहा हूँ आप भी करते रहेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं आगे। आ जाओ, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो तुम लोग बता दिया था क्या होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर एक पार्टी है ना प्रपोजल देगा, दूसरा पार्टी उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द एग्रीमेंट। और अगर उसके अंदर आपका एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ आ गया तो दैट एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट किसके बीच में, पहला पार्टी कौन, क्लाइंट है ना, दूसरा पार्टी कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट में आपको क्या लिखना है, दोनों पार्टीज का डिटेल लिखना है। एक पार्टी तो क्या होगा, क्लाइंट जो काम करवाना, इसको काम करवाना है, और दूसरा कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेगा। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क साफ साफ लिखा रहेगा कि कैसे कैसे काम करना है, कितना काम करना है, कब तक काम करना है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। दैट बिकम्स द स्कोप ऑफ वर्क। अडेंडम, याद रखना अडेंडम जो होता है वो एक अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट का मतलब एक आपका सेपरेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होता है। तो देखो यहाँ लिखा है अटैच टू एंड एग्जीक्यूटेड विथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, अटैच होगा। और याद रखिएगा ये चूंकि अडेंडम है तो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही माना जाएगा। इसको आप अमेंडमेंट मत समझ लेना, याद रखिएगा अमेंडमेंट मॉडिफिकेशंस ये सब अलग चीजें होती हैं। अडेंडम का मतलब होता है कि हम फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद याद आया अरे ये तो भूल ही गए, तो आप अडेंडम के रूप में उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे भी आपने याद होगा MC21 चैप्टर पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, उसमें भी कोई फॉर्म आप फाइल कर देते हैं, फॉर्म चला गया ROC को, बाद में आपको याद आया कि एक दो अटैचमेंट छूट गया था हमारा, ये अटैचमेंट उसमें अटैच नहीं हो पाया तो आप अडेंडम में अटैचमेंट भेजते हैं। तो अडेंडम कोई अमेंडमेंट थोड़ी होता है, कोई मॉडिफिकेशन थोड़ी होता है, वो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो मेन डॉक्यूमेंट में नहीं हो पाया तो हमने पीछे से उसको जोड़ के भेज दिया। तो अडेंडम के अंदर जनरली क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जैसे स्पेशल कंडीशंस हैं जनरल कंडीशंस तो लिखे हुए होंगे, जनरल कंडीशंस के जनरल फॉर्मेट होते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशंस हैं तो स्पेशल कंडीशंस लोग अडेंडम के रूप में स्टेपलर मार के जोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा अडेंडम हमेशा पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जनरल कंडीशंस होंगे, जनरल कंडीशंस के अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि यूटिलिटीज, व्हीकल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मोबिलाइजेशन, डीमोबिलाइजेशंस और भी हैं, ओवरहेड कॉस्ट, बोनसेस, सम अदर कंडीशंस, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप की जाती हैं। स्पेशल कंडीशंस मैंने बताया, स्पेशल कंडीशन नाम ही स्पेशल है, इसका मतलब ये ज़्यादातर है ना उस वर्क से जुड़े हुए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ ऐसे टिक लगा लो तो एग्जाम के टाइम में आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैंने बता दिया था जनरली ये सब कहाँ आपको दिखाई देंगे, अडेंडम में दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, अडेंडम में। उसके बाद आई बिल ऑफ क्वांटिटीज।
बिल ऑफ क्वांटिटीज, बिल का मतलब एक रसीद है, रसीद टाइप का, कि भाई हम ये काम करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, ये काम करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, ये काम करेंगे तो इतना पैसा लेंगे। तो इसका मतलब बिल का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके का एस्टिमेट। बिल का क्या मतलब हो गया? एस्टिमेट, है ना, एस्टिमेट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा कि भाई हम ये काम करेंगे तो उसका इतना पैसा लेंगे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ईच वर्क, मतलब ये काम हम इतना करेंगे और इसका इतना पैसा लेंगे, ये काम हम इतना करेंगे और इतना पैसा लेंगे, है ना। अगर 4 बाउंड्री बाल लगाया तो इतना पैसा लेंगे, 6 बाउंड्री बाल लगाया तो इतना पैसा लेंगे, है ना। 4 स्टेयर केस बनाया तो इतना पैसा लेंगे, 6 स्टेयर केस बनाया तो इतना, 2 रूम बनाया तो इतना पैसा लेंगे, 4 रूम बनाया तो इतना पैसा लेंगे। वो आपको जोड़ देना है बिल ऑफ क्वांटिटीज, है ना। उसके बाद आ गया शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर तो मैंने बता ही दिया था। शेड्यूल का मतलब यहां पे है आपका टाइम लिमिट। तो शेड्यूल का मतलब वो वाला शेड्यूल नहीं कि जो एक्ट के लास्ट में जोड़ा जाता है, वो शेड्यूल नहीं है, यहाँ टाइम लिमिट है ना। अगर आप टाइम लिमिट नहीं लिखोगे तो उस प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको जैसे साइट डिलीवरी डेट है, स्टार्ट एंड फिनिश माइलस्टोन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, और अदर फूड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम कि कितने दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का तो शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। उसके बाद आइए बजट। बजट में क्या लिखते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने में, है ना, कितना खर्चा आएगा। इसी के अंदर आपको याद होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, है ना। कॉस्टिंग पढ़ा होगा बचपन में तुम लोगों ने, और कॉस्टिंग के अंदर ये 3 चैप्टर्स बड़े भयंकर होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, है ना। तो यहाँ पर जो CWAs हैं उनको बजट बनाना बड़े अच्छे से आता है, जो CMA होते हैं उनको बजट बनाना बड़े अच्छे से आता है। तो वो आराम से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्टिंग कर लेते हैं। ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे नक्शा है। आप देखिएगा, आप अगर हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे लगता है नक्शा ऐसे ही होता होगा, नक्शा, है ना। तो एक आपका ड्राइंग क्लियर होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशंस भी कि कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, क्या डायमेंशन होगा, क्या टॉलरेंस होगा, क्या अदर डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें इन टोटल। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब क्या है एग्जैक्टली? नक्शा। तो नक्शा भी बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी रहेगी चीज़ों को लेके, ठीक है। इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है लाखों करोड़ों का, अब उसके अंदर अगर कोई भी वर्क स्टार्ट हो उससे पहले ही उस चीज़ों का क्या करा लेना चाहिए? इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, सो दैट कि बाद में अगर कोई कॉन्टीजेंसीज अराइज होती हैं तो कम से कम पैसे की दिक्कत ना हो। जैसे इसमें जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस हो सकते हैं। ये सारे इंश्योरेंस आपको पहले से करा लेने हैं, और कौन कराएगा, कैसे कराएगा, इसके बारे में बातें लिखी भी होनी चाहिए। बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट, बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब एक तरीके से सियोरिटी का मतलब है कि अगर मालूम चला, अगर आपके काम न करने के वजह से ओनर को क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉस। ओनर को क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉस। तो यही बॉन्ड प्रोटेक्ट करता है किसको? ओनर को, फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू परफॉर्म एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम सही वक्त से नहीं किया और उससे ओनर को नुकसान हुआ, जो क्लाइंट है उसको नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई के बारे में लिखा रहेगा उस बॉन्ड में। फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशन, इसमें तो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम टास्क बोलेंगे, उसके लिए क्या मटेरियल, क्या वर्कमैन, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, एक एक चीज़, इवन अ लिटिल टास्क भी लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ रूम ही नहीं बनाना है, रूम बना के उसमें पंखा भी लगाना है, बेड भी लगाना है, सोफ़ा भी लगाना है, तो ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। 10 स्विचेज लगाना है तो 10 स्विचेज लगाना, तो 10 स्विचेज के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। एक एक छोटी छोटी बातें भी आप पहले से लिख के चलेंगे तो बाद में कोई भी डिस्प्यूट होगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसमें उसके कंटेंट क्या क्या होंगे, है ना। अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का मेंटेनेंस। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का क्या एग्जैक्टली? मेंटेनेंस। देखिए, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बना दिए, दोनों का साइन हो गया, काम शुरू हो गया, अब मालूम चला जहीं तहीं रख दिया, कि मालूम चला खो गया, फट गया, बर्बाद हो गया, उड़ गया। आप एक बात बताओ, कोई फायदा हुआ? बाद में जब डिस्प्यूट हुआ तो मालूम चला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा।
तो मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको एक तो सबसे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग करो, मतलब बढ़िया ढंग से उसको रखो, एंड सेकेंड इज स्टोरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोरेज। तो दो वर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब बात आती है कि उसको उसको ऑर्गेनाइज करना है और स्टोर करना है। क्या करना है एग्जैक्टली, स्टोर करना है। तो स्टोर करने के दो तरीके मेनली होते हैं। यहाँ पर देखो, मेंटेनिंग का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, मेंटेनिंग का मतलब मेनली दो चीजें हैं। बोलो क्या क्या, एक तो ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा कौन है, स्टोरेज। तो मेन इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग तो चलो ठीक है, आपने बनाया सही ढंग से, सब कुछ एग्जीक्यूट किया, एंड द सेकंड स्टेज दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज दो तरीके से कर सकते हैं आप मैनुअल स्टोरेज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कर सकते हैं। एकदम टिक लगाते जाना, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल चैप्टर है। आइए, जब आप मैनुअल करेंगे तो आप उसको बोलते हैं डीएमएस। क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, डीएमएस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब चूंकि मैनुअल हो रहा है तो इसके पहले क्या वर्ड लगा दोगे, मैनुअल। तो इसका मतलब हो गया ये एमडीएमएस। अब इसके अंदर तो क्या होता है कि आप एम्प्लॉइज को दे देते हो और वो मैनुअली सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। लेकिन अच्छा, मैनुअली का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बॉक्सेस में ही हो। मतलब जो भी है वो एम्प्लॉइज कर रहा है, जो भी है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज अगर करेगा तो मैनुअल। जैसे ऑनलाइन सिस्टम ही है लेकिन एंट्री कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज कर रहा है मतलब ह्यूमन बीइंग है वहां, तो ह्यूमन बीइंग का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो दैट बिकम्स द मैनुअल डीएमएस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन अब एक आता है ईडीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर याद रखिएगा सारी चीजें किससे कंट्रोल होंगी, कंप्यूटर से, है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे कंप्यूटर है। आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, एचबी मत लिखना, एचबी का मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मैनुअल एमडीएमएस के अंदर ह्यूमन बीइंग कर रहा है सब कुछ, क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। लेकिन ईडीएमएस के अंदर कंप्यूटर कर रहा है सब कुछ, है ना। एचबी का मतलब ह्यूमन बीइंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो जल्दी बताइए, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसको बढ़िया सा ऑर्गेनाइज करना है और स्टोर करना है। स्टोर करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट इज आप मैनुअल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो आपके एम्प्लॉयज होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होगा, वो सब कुछ कंट्रोल करेगा। एंड द सेकेंड इज ईडीएमएस। ईडीएमएस के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, है ना, सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर। सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप सब कुछ होता रहता है, ठीक है जी। अब आइए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वर्स विज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अब ये जरा ध्यान से सुनिए कि ये दोनों क्या है। देखो, एक वर्ड है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे तो दोनों के बीच में से पहले सिमिलैरिटी क्या है सर, दोनों का काम ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस और अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, मतलब दोनों का काम बढ़िया ही है। मतलब दोनों ही देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम थिंग है, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है दैट इज एडवांस पार्ट, ये थोड़ा एडवांस है। और जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है दैट इज अ बेसिक। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को आप बोल सकते हैं ये एक बेसिक चीज है, और जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है दैट इज एडवांस। पर है दोनों एक ही चीज, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि टू इंप्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। टिक लगाते चल रहे हैं ना आप लोग, टिक लगाते चलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। आइए, सबसे पहले मैं मेन वर्ड को टिक लगाता हूँ। जब हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेंटेनिंग, अरेंजिंग, स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल। मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मतलब डॉक्यूमेंट को अच्छे से बनाया, अच्छे से स्टोर किया, इसलिए किया कि जब चाहे हमको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाए। इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट उससे एक कदम आगे है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसके अंदर आप नेगोशिएशंस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, कंप्लाइंस के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट थोड़ा एडवांस पार्ट है। मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा,
बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट थोड़ा एडवांस होता है, उसमें और भी सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। आइए फिर वही बात, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम बस ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया इसके अंदर नेगोशिएशन भी होता है, ड्राफ्टिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होता है और मैनेजिंग भी होता है। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से एक कदम आगे है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्लियर है जी। आइए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, फिर वही बोले बात, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो जो भी बिजनेसेस हैं वो फाइंड कर सके अपने डॉक्यूमेंट को तुरंत। मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इतना बढ़िया स्टोरेज करो कि रिट्रीवल आराम से हो जाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ रिट्रीवल नहीं है, वो सारे लोग अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को सही ढंग से मैनेज कर सकें, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है। तो देखो दोनों में बात लगभग सेम है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तो होगा ही ना, लेकिन ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कहते हैं तो सिर्फ हम ड्राफ्टिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, नेगोशिएशंस पे भी ध्यान देते हैं और भी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फिर आइए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एक स्केची सॉल्यूशन है, स्केची का मतलब लिख लिख के, जिससे फिर वही वाली बात कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज और ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने का मतलब ही क्या है, रिट्रीवल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी हो रहा है, कंप्लाइंस भी हो रहा है, नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं। बार बार वही बात बोल रहा है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ज़्यादातर इसलिए लोग करते हैं क्योंकि उनको फाइंड करना है अपने डॉक्यूमेंट क्विकली एंड ईजिली। मतलब ये ज़्यादातर ध्यान देते हैं किसके ऊपर, एग्जैक्टली आपका स्टोरेज इतने अच्छे से हो जिससे कि रिट्रीवल बड़े आराम से हो जाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैंने बता दिया, वो अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसको सही ढंग से मैनेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज एडवांस थिंग। ज़्यादातर वी द कंपनी सेक्रेटरीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। सिर्फ हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट नहीं करते, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तो एक बहुत ही छोटा सेक्रेटेरियल काम है। मेन इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्लियर है। आइए कंप्लायंस विद द लॉ, एक बात बताओ, भारत के अंदर आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बना लो लेकिन लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो जाए तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रह पाएगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नल एंड वॉइड एब इनिशियो। तो कंप्लायंस ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ बढ़िया ड्राफ्टिंग कर लोगे उससे नहीं होने वाला है ना। आप बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग कर लोगे, बढ़िया स्टोरेज कर लोगे, लेकिन मालूम चला बातें इलीगल लिखी गई हैं तो वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नल एंड वॉइड एब इनिशियो। इसलिए याद रखिएगा, कहा जाता है कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना के लॉ को ऑस्ट नहीं कर सकते। लॉ को ऑस्ट नहीं कर सकते इसका मतलब लॉ के ऊपर नहीं जा सकते, आपको लॉ के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्लीकेबल लॉज एंड पार्टीज आर बाउंड टू कंप्लाई ऑल द अप्लीकेबल लॉज, है ना, जो उस ट्रांजेक्शन पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं। तो कंप्लायंस ऑफ लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। जनरली हर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है, उस क्लॉज का नाम होता है कंप्लायंस ऑफ लॉ क्लॉज। क्या नाम होता है, कंप्लायंस ऑफ लॉ क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऐसे टिक मारूं तो समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज होता है, क्लॉज का क्या नाम होता है, कंप्लायंस ऑफ लॉ क्लॉज। अब उसका मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे अपनी मर्जी से ये वाला क्लॉज जोड़ देना, एक तो काफ़ी आपका आंसर बढ़ जाएगा और ये लिखना जरूरी भी होता है। तो इसको रट जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसको यहां हिंदी में लिख लो, रट जाना, रट जाना। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें लिख देना इटैलिक में, मजा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आइए अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूं कि ये है क्या, और ये याद रखना हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। चूंकि देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंप्लायंस ऑफ लॉ तो होना ही है ना, कंप्लायंस ऑफ लॉ तो होना ही है, तो इसलिए बहुत 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 जरूरी। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं एक बार पूरा पढ़ दे रहा हूँ और इसको एकदम रट लेना आपको। इच पार्टी विल कंप्लाई विथ ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड द ऑपरेटिंग रेगुलेशंस, गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो देखिए सबसे पहले हर पार्टी को सारे अप्लीकेबल लॉज, जो भी ऑपरेटिंग रेगुलेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। अब याद रखने के लिए आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो 4 पॉइंट हो गया ना, 4 पॉइंट। बोलो 4 पॉइंट क्या क्या हुआ, जल्दी बोलो, 4 पॉइंट क्या क्या हुआ, जल्दी बोलो।
ठीक है जी। तो 4 पॉइंट बिकम्स व्हाट, ऑल एप्लीकेबल लॉज, ऑल द ऑपरेटिंग रेगुलेशंस, गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, है ना, जिससे कि आपकी प्राइवेसी रहे, डेटा प्रोटेक्शन हो, है ना, पोर्टेबिलिटी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, दोनों पार्टीज को अपने अपने हाँ ऑब्लिगेशंस वो आराम से उसको परफॉर्म करे। और देखिए यहाँ पर बड़ा देखो, ये तो तुम्हारा डूज था, ये जो पहला वाला पार्ट था ये क्या था, डूज, मतलब आपको ऐसा करना है। अब ये आपका नीचे डोंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है, डोंट। देखो यहाँ लिखा है नाइदर पार्टी विल, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी ना तो खुद करेंगे ना किसी को परमिट करेंगे। देखो नाइदर पार्टी विल, नाइदर पार्टी नॉर परमिट, तो नाइदर पार्टी विल और नाइदर पार्टी परमिट, मतलब आप ना खुद करेंगे ना किसी और को करने देंगे। क्या भाई, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, रिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी कंट्रोल टेक्नोलॉजी टू एनी कंट्री और जुरिडिक्शन टू विच द एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, रिलीज ऑफ एनी कंट्रोल टेक्नोलॉजी इज प्रोहिबिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका मालूम चला किसी कंट्री के लिए भारत ने मना किया हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी उनको नहीं देना है, तो ना आप देंगे ना आप किसी को देने देंगे। दूसरा, यह मालूम चला रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है। पहला पॉइंट तो प्रोहिबिटेड है, सेकंड पॉइंट है कि नहीं चलो आप सारे के सारे रिक्वायरमेंट अंडरटेकिंग्स दो, उसके बाद ही आप क्या करोगे, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़े, या दो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपको कुछ कंडीशंस होंगे, आप उसको सेटिस्फाई करो उसके बाद ही दोगे। तो पहला, अगर प्रोहिबिटेड है तो एकदम करोगे नहीं, ना खुद करोगे ना किसी और को करने दोगे। और दूसरा, हो सकता है कि वो प्रोहिबिटेड ना हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, तो रेस्ट्रिक्टेड होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए आप उसको ना खुद करेंगे ना किसी और को करने देंगे। क्लियर है जी। तो ये वाला लाइन रट लेना और सीधा हर कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन लिख देना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। अब आइए ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग। देखो अब ट्रैकिंग क्या होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट की ट्रैकिंग इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, उसको एक्सटेंड करना है, उसको रीन्यू करना है, या उसको क्लोज करना है। लेकिन ये देखिए, एक्सटेंशन करना है कि नहीं, रिन्यूअल करना है कि नहीं, क्लोज करना है कि नहीं, ये तो आप तब डिसाइड करेंगे जब मालूम चला आपको डॉक्यूमेंट का ट्रैक, आप ट्रैक का मतलब आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने तारीख को खत्म हो रहा है। तो एक बार इतने तारीख को खत्म हो रहा है, तो जब तारीख आ जाएगा तब सोचोगे या प्रोएक्टिव रहोगे। तो सर प्रोएक्टिव रहेंगे, तो प्रोएक्टिव रहने के लिए क्या जरूरी है एग्जैक्टली, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की ट्रैकिंग करती रहनी पड़ेगी, जिससे आपको लास्ट डेट का मालूम चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख को अब खत्म हो रहा है, और अब हमें क्या करना है, उस पर डिसाइड करना है कि अब हमें उसे क्या करना है, कि आपको रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है या क्लोज करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे पार्टीज को ये मालूम हो कि कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है या नहीं है, इसके लिए आपको ट्रैकिंग करते रहना चाहिए। अब देखिए जनरली क्या होता है कि अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो जनरली होता क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है पहले बताइए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जनरली बनता कैसे है, तो सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जनरली इतने स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज क्या होता है कि मालूम चला उसमें से एक, पहले तो दोनों पार्टीज आपस में मिलते हैं, द पार्टीज डिसाइड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उसमें से एक पार्टी एक इनिशियल ड्राफ्ट लेके आता है, उस इनिशियल ड्राफ्ट को देख के दोनों पार्टीज के अंदर क्या होता है, रिव्यू एंड नेगोशिएशंस होता है ना। तो दोनों के हिसाब से जो एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो उसमें लिखे जाते हैं, फिर दोनों पार्टी अग्री कर जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर बारी आती है स्टोरेज की, तो बता ही दिया था स्टोरेज दो तरीके से हो सकता है, आपका मैनुअल हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। उसके बाद दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन का कंप्लाइंस करते हुए अपने अपने परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज बीच बीच में रिपोर्टिंग और एनालिसिस करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की हालत क्या है, जरूरत पड़ने पे दोनों पार्टीज अमेंडमेंट भी करवाते हैं। और लास्ट में जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या खत्म होने पर होता है, तो या तो एक्सटेंशन की बारी आती है या एक्सपायरेशन की बारी आती है या रिन्यूअल की बारी आती है। तो इतने स्टेजेस से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका गुजरता है। अभी हम लास्ट वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं, दैट इज द एक्सटेंशन, एक्सपायरेशन एंड रिन्यूअल। और आपको मैं बता दूं, जो कहा जाता है सबसे बढ़िया जो गोल्डन रूल है फॉर ट्रैकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गोल्डन रूल फॉर ट्रैकिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि हमें रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है या क्लोजर पे ले जाना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आपको मालूम हो कि आपका जो एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट है वो कहाँ स्टोर्ड हुआ है,
क्योंकि देखिए लास्ट डेट देखना है ना आपको, तो लास्ट डेट देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हाथ में चाहिए ना। अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका दो जगह हो सकता है, या तो आपका हो सकता है वो किसी मैनुअली किया गया हो, तो किसी फाइलिंग कैबिनेट के अंदर रखा होगा, या अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली किया गया होगा तो किसी ड्राइव पे होगा या किसी सॉफ्टवेयर पे होगा। तो दो ही जगह से आपको मिलेगा, लोकेशन दो ही हो सकता है, या तो कोई फाइलिंग कैबिनेट दैट इज फिजिकल, एंड सेकेंड दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक, है कि नहीं। अब आपको उसमें से क्या करना है, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है, जब भी कोई नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें ये सारी बातें लिखी रहती हैं, जैसे डिलीवरेबल एंड ऑब्लिगेशंस एंड डेट। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एंड डेट पता करना, क्योंकि एंड डेट पता करने के बाद ही अब हमें एक्सटेंशन रिन्यूअल के बारे में सोचना है। फिर ऑप्ट आउट रीनेगोशिएशन विंडोज होता है, टर्मिनेशन नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है कि देखो भाई अब ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है या हम एग्रीमेंट खत्म करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लीज डीड, लीज डीड में लिखा रहता है कि अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी लीज डीड को खत्म करना चाहता है तो 1 महीने का नोटिस देके या 15 दिन का नोटिस देके वो खत्म कर सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं। हाई रिस्क क्लॉजर लिखा होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, ये सारी बातें लिखी भी होती हैं। इनमें से अभी हमें कौन पकड़ना है, एंड डेट। क्या पकड़ना है, एंड डेट। और एंड डेट पकड़ने के लिए यू मस्ट बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि मालूम चला कि जो आपका लास्ट डेट आ रहा है, देखो जैसे एंड डेट है, अब एंड डेट वीक में आने वाला है या मंथ में आने वाला है, मतलब 1-2 वीक में अब एंड डेट आ जाएगा, या 1-2 मंथ में अब आपका एंड मंथ आ जाए, एंड डेट आ जाएगा। तो एंड डेट तक पहुंचने की जरूरत नहीं, एंड डेट से बहुत पहले, एंड डेट से बहुत पहले ही आपको बातचीत कर लेना है अबाउट व्हाट, रिन्यूइंग, रीनेगोशिएटिंग और टर्मिनेटिंग द एग्रीमेंट। मतलब जो भी आप डिसाइड करते हो, एक्सटेंशन लेना है, रिन्यू करना है या टर्मिनेट ही करना है, तो इसके बारे में आपको बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए। तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है स्टेइंग अहेड, है ना। जो भी डेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, उससे पहले ही आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, एक्सटेंशन करना है, रिन्यूअल करना है, या इस कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स होने देना है, क्लोज होने देना है, टर्मिनेट होने देना, खत्म होने देना। जो भी करना है महीने पहले, है ना, आप वीक्स पहले, महीने पहले आपको वो सब पे बात शुरू कर देनी है। लास्ट डेट पर आगे करोगे तब तो मालूम चला जब तक नेगोशिएशन का मन है तब तक में एंड डेट निकल गया और कॉन्ट्रैक्ट ही आपका खत्म हो गया, तो नेगोशिएशन किसके ऊपर करोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टीज होती हैं, तो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। तो दोनों जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन्फॉर्म्ड रखिए और सबके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए और सबसे बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी जाके बातें अच्छी बनेंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा होगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टोरेज है आप दो तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, है ना। तो ईडीएमएस जो था, क्या था आपको याद है, ईडीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईडीएमएस। ईडीएमएस तो ये देखिए ज़्यादातर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर आप ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अब अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सबसे पहले तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनता है। सेंट्रलाइज्ड क्या बनता है, डेटाबेस, जहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी आपका स्टेक होल्डर कहीं भी है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, एग्जैक्टली मॉनिटर कर सकता है ना। डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, आपको ट्रैक कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। फिजिकल डेटा मैनेजमेंट से बहुत बढ़िया होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट, जिसमें आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत बार आपको ऑटोमेटिकली आपको इंसाइट देता है कि कौन कौन लोगों ने कहाँ कहाँ से कब कब इस डॉक्यूमेंट को चेक किया है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी अपने बैंकिंग ऐप को खोलो, तो बैंकिंग ऐप को खोलोगे तो उसमें लिखा रहता है लास्ट विजिटेड। तो ये पता चल जाता है कि इस चीज़ को किसने एक्सेस किया है, कितने तारीख को एक्सेस किया है, कितने बजे एक्सेस किया है। ऊपर से बहुत सारे रिमाइंडर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बना के रखोगे तो मालूम चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर दे देगा, और उससे क्या रहेंगे, आप प्रोएक्टिव रहेंगे। उससे आप क्या रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, खासकर डेट्स को लेके, चूंकि आपको क्या मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे।
है ना, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रिमाइंडर्स, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रिमाइंडर्स। बहुत बार ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रिमाइंडर्स भी आपको मिलते रहेंगे कि देखो ये डेट एंड डेट है, ये लास्ट डेट है, ये डेट आ चुका है, उससे भी एफिशिएंसी बढ़ती है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए अब उसके बाद आते हैं आगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब का सब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली, जो बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, दे आर द टू वे स्ट्रीट। कोई भी एक पार्टी अपने आप को ज़्यादा पावरफुल ना समझे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया रहे तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सोचना बहुत ज़रूरी है और दोनों पार्टी को बेनिफिट हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के बीच में होते रहना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो याद रखिएगा आपका वेंडर्स क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। आज हमने पढ़ा था किसके बारे में एग्जैक्टली, हमने ठेका, कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका वाला पढ़ा था। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हम पढ़ना शुरू करेंगे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगली क्लास में ये चैप्टर मैं कर दूंगा खत्म। क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर था इसलिए मैं धीरे धीरे हौले हौले छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए और आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। थैंक यू।